स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो विजन करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी हम लोग जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का देख लिया था, ठीक है। जो भी खबरें थी इंपॉर्टेंट उसको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। इसमें भी इंटरनेशनल रिलेशन में जो बड़े खबर थे उसको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, डिटेल एनालिसिस कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देख लें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए करंट अफेयर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से नोट्स भी आप बना लेंगे। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो शॉर्ट न्यूज है, ठीक है। जो छोटे छोटे खबर है उस पर बात करेंगे, ठीक, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही आराम से सुनिए, आराम से बैठिए और पॉइंट्स को जो है आप नोट करते रहिए ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए ना वो ना छूटे आपसे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला टॉपिक है हमारा भारत सिंगापुर का संबंध और 60 साल की दोस्ती। तो भारत और सिंगापुर की दोस्ती जो है वो 7 साल पुरानी हो गई है। डिप्लोमेटिक रिलेशन जो होता है ना वो 60 साल पुराना हो गया है। इसके उपलक्ष्य में क्या किया है कि दोनों देश के राष्ट्रपति ने, ठीक है, दोनों देश के राष्ट्रपति ने, यानी हमारी हम जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, उन्होंने और सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगारत्नम, इन्होंने दोनों ने मिलकर ये लोगो जो है जारी किया है। समझ गए आप? तो इसको जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये दोस्ती कैसे हुई थी, क्या शुरुआत हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कूटनीतिक संबंध की, ठीक। तो भारत उन पहले देशों में से था जब सिंगापुर को आज़ादी मिली थी 1965 में। सिंगापुर को आज़ादी कब मिली थी? 1965 में। पूछ देगा, ठीक है, अब न्यूज़ में तो पूछ सकता है। तो 1965 में सिंगापुर को आज़ादी मिली, उसके बाद से जो है भारत ने जो है मान्यता दी थी और तभी से जो है हमारे डिप्लोमेटिक जो है हिंदी में कहें तो राजनयिक संबंध वो शुरू हुए। अब आर्थिक सहयोग भी है। आर्थिक सहयोग कब से स्टार्ट हुआ? 2005 में हमने जो है व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर जो है साइन किया, हस्ताक्षर किया, जिससे व्यापार और निवेश भी जो है दोनों देशों में बढ़ा। रणनीतिक साझेदारी भी हमारी हुई। 2015 में हमारे संबंध जो है वो रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल गए। 2024 में इसे और मजबूत कर दिया हम लोगों ने, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसको व्यापक रणनीतिक साझेदारी हिंदी में कहते हैं, वो हम लोगों ने उसका रूप दे दिया और हमारी दोस्ती जो है वो और भी गहरी हो गई। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। व्यापार में कितना दम है हमारे, मतलब इंडिया और सिंगापुर के बीच? तो सिंगापुर 2023-24 में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल व्यापार का 3.2%, कितना? 3.2% इतना जो है सिंगापुर के साथ होता है। आसियान समूह में अगर देखें तो सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है, साझेदार देश है। मजे की बात यह है कि भारत से हम जो है आयात करते हैं, ज्यादातर चीजें जो है वहां से हम लेते हैं, यानी हम खरीदते हैं, ठीक। अब सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, और भी बहुत कुछ है, जैसे बहुपक्षीय सहयोग भी है। हम कई बड़े मंचों पे जो है एक साथ काम करते हैं, जैसे आसियान की बात करें, ठीक है, ईस्ट एशिया समिट की बात करें, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जिसको कहते हैं, G20 की बात करें, राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ का मंच है उस पर भी हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। हिंद महासागर रीम एसोसिएशन है जिसको इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक, IORA, तो उस पर भी जो है हम एक दूसरे को समर्थन करते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है, ठीक है, इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम, ठीक, तो इस पे भी हम सहयोग करते हैं। यहाँ भी एक दूसरे को सहयोग करते हैं। रक्षा सहयोग भी करते हैं। हमारी सेनाएं मिलकर क्या करती है? अभ्यास करती है। हमारे बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं वो भी आप लोग को जो है नोट कर लेना चाहिए। सेना अभ्यास जो होता है, सेना का जो अभ्यास होता है वो अग्नि वॉरियर अभ्यास होता है, अग्नि वॉरियर के नाम से जाना जाता है, जो इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है, ठीक है। दूसरा नौसेना का अभ्यास होता है, उसको सिम्बेक्स कहते हैं, ठीक, सिम्बेक्स के नाम से जाना जाता है। ये आप लिख लेंगे, ठीक है। तो भारतीय प्रवासी जो है वो लगभग कितने हैं? सिंगापुर की 9% आबादी में भारतीय प्रवासी यानी भारतीय मूल के लोग जो है वो 9% है सिंगापुर की पूरी आबादी में। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? कि तमिल जो है वो सिंगापुर की 4 आधिकारिक यानी ऑफिशियल जो लैंग्वेज होता है उसमें से एक है। तो ये सब चीजें जो है आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारत के लिए सिंगापुर का महत्व क्या है? चीन को प्रति संतुलित करना। चीनी नौसैनिक अड्डे तक पहुंच से भारत को चीन के प्रभाव को प्रति संतुलित करने में मदद मिलेगी। भौगोलिक अवस्थिति, सिंगापुर पश्चिम नौवहन मार्ग के चौराहे पर है, ठीक है, रणनीतिक रूप से अवस्थित है। ये मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी यहाँ से मिल जाता है, यानी FDI 11.77 बिलियन डॉलर का प्रमुख स्रोत भी है। 2023 से 24 की बात करें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सिंगापुर पूर्वी एशिया में
भारत की कूटनीतिक और आर्थिक भागीदारी का समर्थन भी करता है। तो ये जो है डिटेल एनालिसिस है इसके ऊपर। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है ब्रिक्स, नए दोस्त नए ताकत। तो ब्रिक्स का मतलब है बेसिकली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो पहले ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है और भी लोग शामिल हो रहे हैं, और रिसेंटली कौन शामिल हुआ है 2-3 दिन पहले वो आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है 11 हो गए, इसके अलावा नाइजीरिया भी जो है इसमें शामिल हुआ है, ठीक है, नाइजीरिया, ठीक। तो 10 नहीं है, 5 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, 1 नाइजीरिया, ठीक है। ये जो शामिल हुआ था इसलिए जो है ये न्यूज में था। अभी और भी शामिल हुए, जैसे इंडोनेशिया और भी देश शामिल हुए, तो वो आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि कितने देश का अब समूह हो गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स जो है वो दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है, और अब जो है ये और बड़ा हो गया है। नाइजीरिया बन गया है नया साझेदार। हाल ही में नाइजीरिया ब्रिक्स समूह में साझेदार यानी पार्टनर कंट्री के रूप में जो है शामिल किया गया है। यह ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश है। बाकी 8 भी हैं, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान, ठीक। ब्रिक्स के बारे में कुछ जरूरी बात भी कर लेते हैं। कुल सदस्य कितने हैं इसके? 11 पूर्ण सदस्य हैं। शुरुआत जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना इनने मिलके ब्रिक नाम से इसका जो है स्थापना किया था और औपचारिक समूह बनाया था। 2010 में जो है इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, ठीक है, जिसके बाद इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया। नए पूर्ण सदस्य कौन कौन है? मिस्र है, ठीक, इथोपिया है, इसके अलावा ईरान है, सऊदी अरबिया है और संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक। सहयोग के स्तंभ क्या क्या है? तो ब्रिक्स 3 मुख्य क्षेत्रों में जो है सहयोग करता है एक दूसरे को। राजनीतिक और सुरक्षा के जुड़े जो मुद्दे होते हैं उसमें, आर्थिक और वित्तीय मामले में, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच जो है जुड़ाव बढ़ाने में, ठीक। दुनिया में ब्रिक्स का दबदबा कितना है? तो ये दुनिया की लगभग जो है 40% आबादी जो है इन ब्रिक्स देशों में रहती है, ठीक है, इसका प्रतिनिधित्व करती है। ये दुनिया की कुल जीडीपी का 37.3% हिस्सेदार है, कुल जीडीपी, पूरी दुनिया का जो जीडीपी है। भारत और ब्रिक्स को देख लेते हैं। तो भारत ने 2012, 16 और 21 में जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। कब कब की थी ये पूछ लेगा, 2012, 16 और 21, ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं भी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अमेरिका में जन्मसिद्ध जो नागरिकता मिलती थी अब उसको जो है बदला जा रहा है, तो उसी को लेकर है, ठीक। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में जन्मसिद्ध जो नागरिकता है, बर्थ राइट सिटीजनशिप कहते हैं जिसको, ठीक, उसको खत्म करने के लिए जो है कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। हालांकि एक संघीय न्यायाधीश जो है उन्होंने इस पे अस्थायी रोक लगा दिया है, ठीक है। तो क्या है जन्मसिद्ध अधिकार, नागरिक अधिकार या नागरिकता या बर्थ राइट सिटीजनशिप जिसको कहते हैं, ठीक। यह अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन 1868 का एक प्रावधान है, ठीक है। इसका मतलब है अमेरिका में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके माता पिता कहीं के भी हो, ठीक, कुछ भी हो, और अपने आप जो है वो जो बच्चा वहां जन्म लेगा वो अपने आप ही अमेरिका का नागरिक बन जाएगा। इसके इस संशोधन के 14वें प्रावधान के, ठीक है, 14वें संशोधन के 1868 के प्रावधान के तहत। समझ गए? क्लियर हो गया अगर आप लोग समझ गए हो, ठीक है। तो 14वां संशोधन हुआ था अमेरिका के संविधान में, जिसमें 1868 में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में पैदा होता है, चाहे वो कहीं का भी हो, तो अमेरिका का नागरिक होगा, सिर्फ पैदा होने के कारण। यही बात है। ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो 1898 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम वोंग किम ऑर्क के फैसले पर गैर नागरिक माता पिता के बच्चों के लिए भी इसे बरकरार रखा था। जब ये मामला आया था, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम वोंग किम आर्क, तो उसमें ये फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भले ही माता पिता किसी भी देश के हो, लेकिन अगर बच्चा यहाँ जन्म लेता है, यहाँ रह रहा है, तो फिर यहीं का वो नागरिक है, बच्चा यहीं का नागरिक है, ठीक है। तो बेसिकली ये बात था। अगर ये खत्म हुई तो भारत पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर ये खत्म हो गया, ठीक है, ये बर्थ राइट्स सिटीजनशिप अगर खत्म हो गया तो क्या होगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, H1B जो वीजा है उस पर असर पड़ेगा, जो उसके धारक है उस पर असर पड़ेगा। भारत में H1B वीजा पर जो है अमेरिका
काम करने गए पेशे वाले जो है वो अपने बच्चे जो वहाँ पैदा होते हैं वो वहाँ के नागरिक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो वहाँ पे पैदा होते हैं और अब ऐसा नहीं होगा तो वहाँ के नागरिक नहीं होंगे, ठीक। और उनको जो है क्या करना पड़ेगा, ग्रीन कार्ड का वो इंतजार करते हैं वो बच्चे कि ग्रीन कार्ड मिल जाए तो हम यहाँ के नागरिक हो जाए तो यहाँ पे काम जो है वो कर सके, ठीक है। नागरिकता, अगर वो ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा तो अब वो नागरिकता के पात्र जो है नहीं होंगे। ग्रीन कार्ड क्या है, ग्रीन कार्ड ये है कि ये अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है, ठीक। जो भी वहाँ पे अस्थायी रूप से रहते हैं उनके पास ग्रीन कार्ड होता है अमेरिका में, ठीक है। H1B जो H1B वीजा है यह एक अस्थायी वीजा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था। विदेशी पेशेवरों को मिलता है जो बाहर से लोग आते हैं, स्नातक डिग्री लेके आते हैं और वहाँ पे जो नौकरी करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भर्ती के लिए इनको H1B वीजा मिलता है वहाँ पे नौकरी करने के लिए। अस्थायी वीजा धारकों पर क्या असर पड़ेगा, देखिए भारतीय छात्रों और अस्थायी वीजा पर रहने वाले जो परिवार है वहाँ पे अमेरिका में, उनके जन्मे हुए जो बच्चे हैं उनके लिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करने में मुश्किल होगी। देखिए आपको बता दें कि भारतीय छात्र अमेरिका में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय छात्र समूहों में से एक है, मतलब बहुत ज्यादा तादाद है, समझ गए। तो अब प्रवास पर क्या असर पड़ेगा, अब इस पे असर ये पड़ेगा कि यह कदम जो है भारतीय पेशेवर जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं और छात्रों को जो है अमेरिका में बसने की अनुमति अब नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे लोग जो है हतोत्साहित हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये एक तो वो उम्मीद लेके जाते हैं कि अमेरिका जैसे जो है देश में उनको मिल जाए, वहीं पे वो रहना स्टार्ट कर दे, वहीं की नागरिकता उनको मिल जाए, ठीक है, ग्रीन कार्ड वगैरह। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, जब ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का रुख करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक, जहाँ के जो इमिग्रेशन नियम है वो उससे आसान है अमेरिका से। बर्थ टूरिज्म पे भी रोक लग जाएगा, ठीक। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि कुछ महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती थी तो वो पहुंच जाते थे अमेरिका में जाके जो है बच्चे को जन्म देते थे ताकि वो अमेरिका का जो है नागरिक कहला सके, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो प्रेग्नेंट वुमेन को अब रोक लगा दिया जाएगा कि वो अमेरिका में नहीं आएंगी, ठीक है। उस समय तो नहीं आएंगी जब जन्म लेना हो, या उनका अगर बच्चा यहाँ जन्म लेता है तो वो अमेरिका का नागरिक नहीं होगा, ठीक है। तो पहले ऐसे होता था ताकि अमेरिका का नागरिकता जो है मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले स्क्रीन पे जो कुछ चीजें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भारतीय नागरिकता कानूनों का विकास थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए धारा 3 जो है वो भारतीय नागरिकता कानून के बारे में, धारा 3 जो है वो जन्मसिद्ध नागरिकता का प्रावधान 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जो भी व्यक्ति जनता है, ठीक है, उन पर लागू होता है, ठीक, समझ गए। 1955 का नागरिकता अधिनियम हमारे यहाँ चलता है, ठीक। उसके अलावा है प्रवासी समस्या के चलते जो है नागरिकता केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित की गई है जिनके माता पिता भारतीय नागरिक होते हैं, यानी माता पिता अगर भारतीय नागरिक नहीं है और बच्चा यहाँ जन्म ले रहा है तो वो भारतीय नागरिक नहीं होगा, भारत में ये प्रावधान है, ठीक है। अवैध प्रवासियों को बाहर रखा गया है, यदि माता पिता में से कोई भी अवैध प्रवासी है तो उनका बच्चा भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं होगा। 2003 में ये संशोधन किया गया है, ठीक है। उससे पहले जो संशोधन किया गया था 1986 में किया गया था, ठीक है। चलिए ये था, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला है ब्रह्मपुत्र पर जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना है, चीन ने जो बनाने की योजना बनाई है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो चीन ने तिब्बत के मेडोग क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दे दी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक होगी। कितना बड़ा होगा बांध, इसकी बिजली उत्पादन क्षमता चीन के 3 गॉर्जेस बांध यानी 3 गॉर्जेस बांध जो है उससे 3 गुना ज्यादा होगी, जो अभी दुनिया का सबसे बड़ा बांध है ऑलरेडी चीन में, जो मध्य चीन में जो है यानी मिडिल चीन के अंदर जो है स्थित है। अब यह स्थान क्या होगा, कहाँ होगा, तो स्थान जो है ये बांध यारलुंग तसंगपो नदी के निचले परवा में हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक विशाल घाटी में बनाया जाएगा। ये वही जगह है जहां से यह नदी जो है यू टर्न लेती है, समझ गए। यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक, तिब्बत का ये पठार है और फिर यहाँ से जो है यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में घुसती है नदी ब्रह्मपुत्र और फिर वो आके बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। तो आप लोगों को बताना है कि बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है। देखिए चीन में तो तसुंगपो कहा जाता है, ठीक, पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि तिब्बत में कहा जाता था, ठीक है, और इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, लेकिन इसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है इस नदी को, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, समझ गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे जो है यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में ये नदी जो है प्रवेश करती है। याद रखें, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बती भाषा में यारलुंग तसुंगपो कहते हैं या जंगबो कहते हैं। ठीक, चीन का मकसद क्या है? चीन के मुताबिक इस परियोजना के कई उद्देश्य हैं। ठीक, चीन के कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य को जो है टारगेट को प्राप्त करने में ये मदद करेगा, उद्योगों को बढ़ावा देगा, तिब्बत में रोजगार के अवसर पैदा करेगा। लेकिन चिंताएं भी है चीन की। क्या चिंता है? इंजीनियरिंग संबंधी चुनौतियां जो है उसको लेकर चिंता है। तिब्बती पठार है, ठीक है ना। तो इस पठार पर अक्सर जो है भूकंप आते रहते हैं क्योंकि यह टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर स्थित है। टेक्टोनिक प्लेट मतलब एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट है, ठीक है। यानी आप देखें तो ये एक अलग प्लेट है, एक अलग कैसे कह सकते हैं, ये भूमि है जो टकरा गई थी, ठीक है। अगर आप पूरा ये ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हिमालय का जो है फॉर्मेशन हो गया और ये एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप जो है और जो चीन का क्षेत्र है वो एक दूसरे के ऊपर है। तो अगर ऐसे में क्या होता है, अगर थोड़ा भी हिलता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम लोग मोशन में हैं, हम लोग हमेशा जो है वो जितनी भी जमीनें वो चल रही हैं एक दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक। अब महाद्वीप जो देख रहे हैं वो एक दूसरे से टकरा भी रही हैं, ठीक है, बहुत ही स्लोली वो मूव कर रही हैं। तो इसीलिए ये क्या है, ये टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर स्थित है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। ऐसे में इतने बड़े बांध का निर्माण जोखिम भरा हो सकता है चीन के लिए। ये एक जो है चिंता है उसकी। दूसरी चिंता क्या है, इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको लेके है। इस बांध के निर्माण से स्थानीय पर्यावरण पर नकारात्मक जो है असर पड़ेगा। नदी का आगे का जल प्रवाह भी प्रभावित होगा और इसके मार्ग में बदलाव भी हो सकते हैं, जिससे कृषि और जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। भू राजनीतिक जोखिम क्या है इसके लिए, चीन के लिए? भारत और बांग्लादेश को डर है कि चीन इस बांध के जरिए ब्रह्मपुत्रा नदी के जल का उपयोग अपने भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए कर सकता है और क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान वो अतिरिक्त पानी भी छोड़ सकता है। अगर मान लीजिए भारत और या चीन के बीच कुछ संघर्ष चल रहा है, कुछ झगड़ा चल रहा है या फिर इसको बांग्लादेश से कुछ दिक्कत है, तो ऐसे में क्या करेगा, वो पानी छोड़ देगा। पानी छोड़ेगा तो क्या होगा, बांध जो है टूट जाएगा या फिर बाढ़ आ जाएगा, ठीक, इस तरह की चीजें हो जाएगी, ठीक है, चाहे वो भारत में हो चाहे बांग्लादेश में, ठीक है, तो बाढ़ आ सकती है। तो ये भी एक चिंता है। नदियों से जुड़ी चिंता क्या है, उसको दूर करने के उपाय क्या है, वो भी देख लेते हैं। चीन और भारत ने जो है 2006 में विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र ELM की स्थापना की थी ताकि सीमा पार नदियों से जुड़ी जो चिंता है उसको हल किया जा सके। इस व्यवस्था के तहत चीन बाढ़ के मौसम के दौरान भारत को ब्रह्मपुत्रा और सतलज नदियों पर जो है हाइड्रोलॉजिकल यानी जल प्रवाह से संबंधित डेटा प्रदान करता है। भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी पर जल विद्युत बांध बना रहा है, ठीक है, अब बन गया है इस महीने, ठीक, ताकि जल प्रबंधन के लिए जो है बेहतर हो सके, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि उस बांध का नाम क्या है जो अभी बना है, भारत ने जो बनाया है, ठीक है, कमेंट में बताइए। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा पैंगसौ दर्रा। पैंगसौ दर्रा जो है वो संस्कृति इतिहास का संगम है, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये देख लेंगे आप लोग, म्यांमार से जुड़ा हुआ है, ठीक, और यहाँ से जो है व्यू देखने के लिए लोग जाते हैं, देखेंगे। म्यांमार का ये क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर का ये क्षेत्र है, ठीक है, तो भारत का हिस्सा है। इसको पैंगसू पास भी कहते हैं। इंडिया म्यांमार का ये लास्ट जो है बॉर्डर है। खैर, तो हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम पैंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है संपन्न हुआ था, इसीलिए ये न्यूज में है। पैंगसौ दर्रे के बारे में बताते हैं। स्थान ये है कि यह भारत म्यांमार की सीमा पर जो है पटकाई पहाड़ी पर 3727 फीट यानी 1136 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो आपसे मीटर पूछ ले या फीट पूछ ले, ठीक है, 3727 फीट इस पे जो है इस ऊंचाई पे स्थित है। नाम की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई, तो इसका नाम जो है म्यांमार के नजदीकी गांव पांगसौ के नाम पे रखा गया है। ऐतिहासिक महत्व क्या है, ऐसा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में शान जनजाति अहोम, ठीक है, इसको शान जनजाति का अहोम का हम लोगों ने इतिहास देखा है, ठीक, तो उनके द्वारा असम पर किए गए आक्रमण का मार्ग यही था। कनेक्टिविटी अगर देखें तो ऐतिहासिक स्टील वेल सड़क जो है जिसको लेडो सड़क कहते हैं, नामपोंग और पांगसौ दर्रे से होकर म्यांमार में प्रवेश करती है, ठीक, कनेक्टिविटी ये है, देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। गाजा मिस्र सीमा पर एक अहम जो हिस्सा है, उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
तो देखिए, इजराइल और हमास के बीच हालिया युद्ध विराम की शर्तों में फिलाडेल्फिया जो कॉरिडोर है उससे इजराइल की वापसी का भी प्रावधान किया गया है। ठीक, ये कॉरिडोर है, आप देख सकते हैं, ये जो कॉरिडोर है ये इजिप्ट एक तरफ है, इस तरफ देखें तो गाजा स्ट्रिप है, इजराइल है। ठीक, और खान यूनिस, रफा और यहीं पे करम सलेम है, और इस तरफ देखें तो आप मेडिटेरियन सी है। ठीक, नदी कहें, समुद्र कहेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो अभी फिलहाल क्या चल रहा है, अभी आप लोगों को पता होगा कि इजराइल और ईरान के बीच जो है युद्ध चल रहा है, और किस बात को लेकर चल रहा है ये बात जो है आप कमेंट में बताइए कि किस बात को लेकर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। बड़े स्केल पे चल रहा है, बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। इस कॉरिडोर को मूल रूप से 1979 में बनाया गया था, 1979 में। ठीक, इजराइल मिस्र शांति संधि के तहत स्थापित किया गया था। कहाँ है यह गाजा मिस्र सीमा के, यानी इजिप्ट और गाजा के सीमा के भूमि की एक संकरी पट्टी है। यह लगभग 14 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 14 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और 100 मीटर चौड़ी है, 100 मीटर चौड़ी है। महत्व क्या है इसका? यह दक्षिणी गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। विस्तार इसका देखेंगे तो यह भूमध्य सागर जो है, यानी मेडिटेरियन सी, यहाँ से लेके और इजराइल की सीमा के साथ केरेम सलोम, देख रहे हैं ना, केरेम सलोम, मिटाता हूँ तो थोड़ा दिखेगा, केरेम सलेम तक जो है ये फैला हुआ है, ये जाता है। ठीक, की बात करें तो विसैन्यकरण का मतलब होता है मिलिटराइज्ड, मतलब जहां पे मिलिट्री नहीं होती है। ठीक है, तो 2005 में गाजा से इजरायली बस्तियों और सैनिकों की वापसी के बाद जो है इसे डीमिलिटराइज्ड बॉर्डर एरिया जो है घोषित कर दिया गया था। ठीक, तो बेसिकली ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला टॉपिक है हमारा मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। नाम बदलने की कवायद चल गई है, तो क्या है बात, क्या है वो देख लेते हैं। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका आप देखें जो 2 अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, एक साउथ अमेरिका, एक नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका आता है, ठीक है, यूएसए आता है, उसी के नीचे आप देखेंगे बॉर्डर मैक्सिको भी आता है। मैक्सिको का जो है ये गल्फ कहलाता है। ठीक है, खाड़ी कहलाता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या किया है कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अब अमेरिका की खाड़ी कर दिया है, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। मैक्सिको की जगह अब इसका नाम होगा गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, समझ गए? तो इसका प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया है। मैक्सिको की खाड़ी के बारे में जान लेते हैं। देखिए सीमाएं इसकी जो है और कहाँ कहाँ मिलती है। तो इस खाड़ी की सीमाएं जो है उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी उत्तर में देखेंगे तो यूएसए से मिलती है। ठीक, पश्चिम में देखेंगे तो किससे मिलती है? पश्चिम और दक्षिण में मैक्सिको से मिलती है। ठीक, और अगर दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो ये क्यूबा से मिलती है। ठीक है, क्यूबा से जाके लगती है। अब जुड़ाव इसका क्या है? तो यह खाड़ी जो है फ्लोरिडा जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जिसको कहते हैं, ठीक, जल डमरू मध्य जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक, इसके माध्यम से अटलांटिक महासागर से और युकाटन चैनल के माध्यम से कैरिबियाई सागर से जाके जुड़ती है। समझ गए? इसमें गिरने वाली नदी कौन कौन सी है इस खाड़ी में? ठीक है, वो कहाँ से गिरेगी नदी? तो यहाँ से गिरेगी, ठीक है, या यहाँ से गिरेगी, कहीं से भी गिरेगी, मतलब जमीन की तरफ से गिरेगी। समझ गए? तो कौन कौन सी नदी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे प्रमुख है मिसिसिपी, दूसरा है रियो ग्रांडे। ये दोनों नदियां जो है जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके मिलती है। ठीक, नियंत्रण और स्वामित्व किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, मैक्सिको का है, क्यूबा का भी है। इस पर साझा नियंत्रण जो है, कंट्रोल और स्वामित्व जो है ये लोग बनाए हुए हैं। ठीक, अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि एक विशाल महाद्वीपीय शेल्फ है। यह तेल और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण होता है। ठीक, यहाँ से मत्स्य पालन भी यहाँ एक महत्वपूर्ण उद्योग है। कमजोरियाँ क्या है? मैक्सिको की खाड़ी के पानी का तापमान जो है वो ज़्यादा होता है, जो हरिकेन यानी तूफान जो है और बवंडर के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करता है, बनाता है। इसके अलावा जो है इसकी पर्यावरणीय स्थितियाँ भी जो है प्रतिकूल स्थितियाँ उत्पन्न कर देती है। ठीक, अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक की, जिसका नाम है पनामा नहर, पनामा कैनल। ठीक, ट्रंप की धमकी क्या है? ट्रंप की देखिए आप देखेंगे तो पनामा कैनल ये है, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे ये कर दिया। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ से अगर कोई सामान आता है तो यहाँ से इस साइड आने के लिए इसको यहाँ से चला जाएगा आराम से, लेकिन अगर पनामा कैनल होगा तो। लेकिन पहले, इससे पहले क्या होता था, यहाँ से ये सामान इतना दूरी पर, अगर आप ये जमीन रूट से जाएं तो वो सस्ता पड़ता था, लेकिन अब ये सी रूट से जाएं तो बहुत महंगा पड़ जाता था।
तो अब धमकी क्या दी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि पनामा नहर जो है उस पर हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और उस पर जो है हम अपना नियंत्रण लागू कर देंगे, इसकी धमकी दे दी है। तो पनामा नहर के बारे में जान लेते हैं क्या है यह 82 किलोमीटर यानी 51 मील लंबा एक कृत्रिम बनाया गया है आदमियों के द्वारा वो नहर है, ठीक, आर्टिफिशियल वाटर वे इसको कह सकते हैं। किसको जोड़ती है ये, ठीक, तो ये पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ती है, ठीक। अब देखेंगे तो ये अटलांटिक हो गया इधर और कैरिबियन सागर जो है इस साइड हो गया। अब इन दोनों को जो है ये जोड़ती है, ठीक है, और प्रशांत महासागर से और उत्तरी अमेरिका को जो है दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। अगर देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है। तो इन दोनों को भी जो है पनामा कैनाल जोड़ती है, समझ गए। तो जहाजों का यहाँ से परिवहन होता है, नहर में जहाजों का परिवहन जो है गैटून झील, गैटून लेक के माध्यम से होता है। महत्व क्या है इसका, यह दुनिया के जो है 2 सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्टिफिशियल वाटर वेज में से एक है। दूसरा महत्वपूर्ण रणनीतिक जो आर्टिफिशियल वाटर वे है वो है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल कहाँ पे, यह मुझे आप बताएंगे कमेंट में, ठीक। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच जहाजों की यात्रा को 8000 मील लगभग 22 दिन तक कम कर देता है। अगर आप देखेंगे तो जहाजों की यात्रा यहाँ से जाएंगे तो 22 दिन कम हो जाते हैं, जो इतना दूर घूम के जाना पड़ता था उसको, ठीक है, समझ गए। इतना दूर घूम के जाने के बदले इस कैनाल के माध्यम से ये 22 दिन पहले ही जो है पहुंच जाता है और इसमें समय और पैसा दोनों की बचत होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ जरूरी टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत काम आएंगे। उम्मीद है आपको जो है ये पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए। बाकी जो मैंने आपको बोला है कमेंट में बताने के लिए वो जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की किसी खास खबर के साथ, और हम लोग जो अगले बात करने वाले हैं वो इकोनॉमी का सेक्शन होगा। तो इकोनॉमिक खबरों के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।